पृथ्वीराज चौहान 1166 से 1192 तक उनका जीवन काल रहा। भारतीय इतिहास के महान योद्धा और राजपूत सम्राट थे। वो चौहान वंश के शासक थे और अपनी वीरता, साहस और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विथ मी चैनल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरा देवी था। बचपन से ही पृथ्वीराज ने युद्ध कौशल, तीरंदाजी और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। वो अत्यंत वीर और बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि वो घोड़े की लगाम पकड़े बिना तीरंदाजी कर सकते थे। पृथ्वीराज ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में अजमेर का शासन संभाला। कम उम्र का होने के कारण पृथ्वीराज की मदद के लिए उनकी मां कर्पूरा देवी ने शासन चलाने में साथ दिया। राजा के रूप में पृथ्वीराज का पहला युद्ध अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को दबाने के रूप में हुआ। इस जीत ने पृथ्वीराज को मजबूत किया। लेकिन भारत में पृथ्वीराज चौहान की ख्याति 1182 ईस्वी में लड़े गए युद्ध से हुई, जिसमें उन्होंने शक्तिशाली चंदेल राजा परमार देव चंदेल को हरा दिया और उस वक्त पृथ्वीराज की उम्र केवल 16 साल थी। इस युद्ध से पृथ्वीराज चौहान को अपार धन दौलत भी मिली। पृथ्वीराज जब अपने शासन के शिखर पर थे तो उनका राज्य मौजूदा समय में राजस्थान, अधिकांश क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पंजाब तक फैला हुआ था। उन्होंने दिल्ली सहित कई महत्वपूर्ण राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य बढ़ाया। उनके शासन काल में चौहान साम्राज्य उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। जयचंद पृथ्वीराज से शत्रुता रखता था और उसने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज ने वीरता दिखाते हुए स्वयंवर में पहुंचकर संयोगिता का हरण किया और उनसे विवाह किया। केवल 15 साल के शासन में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय ने वो सब कर दिया जो उन्हें 11वीं-12वीं शताब्दी का सबसे अहम किरदार के रूप में पहचान दिलाता है। वो न केवल उत्तर भारत के आखिरी शक्तिशाली हिंदू राजा थे, बल्कि उनके जीवन के 2 युद्ध ऐसे थे जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि उसी के बाद मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ और करीब 750 साल तक भारत गुलाम रहा। सबसे पहले 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हुई। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश के शासकों का शासन रहा और उसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जिनसे फिर 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी का आक्रमण बेहद असर डालने वाला रहा, क्योंकि इसके बाद से भारत का इतिहास ही बदल गया। आज के पाकिस्तान के इलाके में जीत हासिल करते हुए गौरी पंजाब तक पहुंच गया। तो साल 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेनाओं का तराइन के मैदान में सामना हुआ। इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गौरी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और वापस भागने लगा, लेकिन पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया और उसे वापस लौटने दिया। और यही चूक बाद में भारत के भाग्य पर बहुत भारी पड़ी। हार से जलील गौरी ने 1 साल बाद 1192 में बड़ी सेना के साथ फिर हमला किया और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। वो उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर काबुल, अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज के दरबारी कवि और मित्र चंद्रबरदाई ने उनके साथ कैद में रहकर उनका हौसला बढ़ाया। चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई ताकि पृथ्वीराज अपनी अंतिम तीरंदाजी से गौरी को मार सकें। चंद्रबरदाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट हैं और इन्हें शब्दभेदी बाण आवाज की दिशा में लक्ष्य को भेदना आता है। यदि आप चाहें तो इनके शब्दभेदी बाण से लोहे की 7 तवे भेदने का प्रदर्शन आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस पर गौरी तैयार हो गया और उसके राज्य में सभी प्रमुख ओहदेदारों को इस कार्यक्रम को देखने हेतु आमंत्रित किया। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की गुप्त मंत्रणा कर ली थी कि उन्हें क्या करना है। निश्चित तिथि को दरबार लगा और गौरी एक ऊंचे स्थान पर
अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। चंद्रबरदाई के निर्देशानुसार लोहे के 7 बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा और दूरी पर लगवाए गए। चूंकि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थी और वो अंधे थे, अतः उनको कैद एवं बेड़ियों से आजाद कर बैठने के निश्चित स्थान पर लाया गया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाया गया। इसके बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के वीर गाथाओं का गुणगान करते हुए बिरुदावली गाई तथा गौरी के बैठने के स्थान को इस प्रकार चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत कराया। 4 बांस 24 गज अंगुल लष्ठ प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। अर्थात सुल्तान चौहान से 4 बांस 24 गज यानी 72 फीट 8 उंगल यानी 6 इंच की दूरी पर है। और कवि ने कहा, चौहान ये सुनहरा मौका है, इसलिए चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, इसलिए आप इन्हें आदेश दें, तभी ये आपकी आज्ञा प्राप्त कर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। इस पर जो ही गौरी ने पृथ्वीराज को प्रदर्शन की आज्ञा का आदेश दिया, पृथ्वीराज को गौरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना एक पल की भी देरी किए अपना बाण साधा, जो सीधा गौरी की छाती में जा लगा। एक ही बाण से गौरी को मार गिराया। गौरी उपयुक्त कथित ऊंचाई से नीचे गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गई। इस बीच पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राण त्याग दिए। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, इसलिए इसे पूरी तरह ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। वास्तविक ऐतिहासिक दस्तावेजों में गौरी की मौत का वर्णन अलग है, लेकिन ये कहानी वीरता और सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। पृथ्वीराज चौहान की ये घटना उनके साहस, आत्मसम्मान और अंतिम समय तक हार न मानने के जज्बे को दर्शाती है। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।